तो ये अकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि लेकर आया हूं। बहुत ही प्यारी विधि है दोस्तों, प्रक्षेपण विधि। और प्रक्षेपण विधि क्या होती है, पहले मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि प्रक्षेपण विधि क्या होती है। प्रक्षेपण विधि के अंदर तुलसीदास जी का एक दोहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। यानी कि इंसान की जैसी भावना होती है उस वस्तु के अंदर वैसी ही मूर्ति दिखती है। मान लो आप लोग फिल्म देखने के लिए गए और जो आदमी जिस भावना से फिल्म को देख रहा है उसको उस फिल्म के सीन वैसे ही दिखेंगे। एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों। एक समय की बात है और बता रहे हैं कि कोई कथा चल रही थी, भगवान राम की कथा चल रही थी और उस कथा को राम कथा के अंदर बताते हैं कि हनुमान जी भी आते हैं। तो हनुमान जी जो थे बिल्कुल ही एक शांत वेश के अंदर और कुछ कपड़ा ओढ़े हुए उसको सुन रहे थे। तो जो फकीर जो सुना रहा था उसने कहा, जब वीर बजरंगबली श्रीलंका में गए थे और सीता मैया से मुलाकात की थी तो चारों तरफ के जो फूल थे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, सफेद फूल। तुलसीदास जी कि रामायण के अंदर ये बात भी आती है। तो आपको पता होगा जो हनुमान जी थे उन्होंने कहा फूल तो लाल थे और ये सफेद बता रहा है। उसने कहा महात्मा जी फूल लाल थे। बोला नहीं नहीं सफेद थे। बोला नहीं लाल थे। तो अभी दोनों में बहस हो गई। तो हनुमान जी वास्तविक रूप में आ गए गुस्से में आके और बोले कि लंका मैं गया था, तू गया था? बोला लंका तो चाहे आप गए होंगे लेकिन फूल जो थे वो कैसे थे? सफेद थे। तो हनुमान जी भगवान के पास गए, मां सीता मैया के पास में गए और जाके पूछा कि हे भगवान ये बताइए कि श्रीलंका में फूल कैसे थे? बोला भैया तो जानकी बता सकती है, सीता मैया बता सकती है, आपकी जो मैया है ये बता सकती है। तो सीता जी मुस्कुराते हुए बोले हनुमान फूल तो सफेद ही थे लेकिन उस समय आप बड़े क्रोध के अंदर थे, आपकी दृष्टि के अंदर ऐसे था कि सबका सर्वनाश कर दूं लंका वालों का। तो आपकी जो भावना थी क्रोध अवस्था में थी और क्रोध अवस्था में चारों तरफ लालिमा दिखाई देती है, इसीलिए फूल भी आपको लाल दिखे। तभी यहां पर कहा हुआ है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। तो यहां पर भी प्रक्षेपण ऐसा ही है। प्रक्षेपण विधि का अर्थ मैंने सबसे पहले उदाहरण के द्वारा शुरू किया है। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं शब्दों के माध्यम से कि अपने व्यवहार या व्यक्तित्व संबंधित गुणों का मापन, अपने व्यक्तित्व गुणों का मापन किसी क्रिया या वस्तु विशेष में देखना। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार वस्तु में अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं, संवेदनाओं और विशेषताओं के प्रतिबिंब देखता है, उसे प्रक्षेपण कहते हैं। मैंने दो जगह दो अलग अलग, यानी कि अर्थ तो एक ही है, दो अलग अलग परिभाषाओं में बताए हैं दोस्तों। अपने व्यवहार या व्यक्तित्व संबंधित गुणों का मापन। देखो अपने जो गुण हैं, अपने खुद के गुण हैं, जब किसी क्रिया में या किसी वस्तु विशेष में, अब यहां पर हनुमान जी को गुस्सा आया हुआ था तो वो जो उनका गुस्सा था जो क्रिया विशेष के अंदर, वस्तु विशेष के अंदर जो देख रहे हैं तो चारों तरफ लाल ही लाल है ना, लाल दिखेगा क्रिया के अंदर, वस्तु विशेष के अंदर, हर जगह। अपने जो व्यवहार, अपना जो गुण है, अपने गुण उसमें दिख रहे हैं जो खुद सोच रहे हैं। या दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाव, यहां पर स्वभाव के अनुसार वस्तु में अपनी भावना, हनुमान जी की क्या भावना थी कि सबको नाश कर दूं, गुस्से वाली, और गुस्से का रंग लाल होता है। तो आकांक्षा, अपनी संवेदनाएं और विशेषताओं का प्रतिबिंब देखता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण बोलते हैं। इसी प्रकार फिल्म को जब आदमी बड़ी चंचल मन से देखेगा तो उस फिल्म का जो भाव वैसा ही दिखेगा, कोई धार्मिक मन से देखेगा तो उसका भाव वैसा निकालेगा। सभी जो वस्तु को देखता है उसी प्रकार। और जो मैंने तुलसीदास जी का आपको दोहा सुनाया उसका भावार्थ भी प्रक्षेपण विधि पर पूरा हूबहू उतरता है। अब उसके बाद में देखो दोस्तों, हमने इस प्रक्षेपण विधि को तीन विधियों के अंदर देखेंगे। प्रक्षेपण विधि के अंदर रोरसा का स्याही का धब्बे का सिद्धांत। किसका? रोरसा। हरमन रोरसा नाम सुना होगा, पूरा नाम है हरमन रोरसा। ये स्विट्जरलैंड के विद्वान थे और 1921 में ये विधि और ये सिद्धांत प्रदान किया था हरमन रोरसा। उन्होंने कहा था जैसी इंसान की भावना होती है वो सामने की जो क्रिया हो रही है, वस्तु हो रही है, उसमें वैसे ही भाव उसके सामने आते हैं। इसको मसीह लक्ष्य का सिद्धांत भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, ये नहीं आता स्याही का धब्बे का सिद्धांत, यहां पर आ जाता है मसीह लक्ष्य।
क्या आ जाता है, मसीह लक्ष्य का सिद्धांत आ जाता है। तो आपको यही समझना है। दूसरा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TATT, कौन सा, TAT। तो इसको प्रासंगिक मॉर्गन और मुर्रे ने प्रदान किया था, TAT। कौन सा, यहां पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का सिद्धांत। तीसरा हम पढ़ेंगे बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, कौन सा, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, CAT। तो ये तीनों जो हैं, हम तीनों सिद्धांतों को प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, प्रक्षेपण विधि है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। मैं मोटा मोटा पहले बता दूं, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेने से पहले, जो हरमन रोसा स्विट्जरलैंड के विद्वान थे और 1921 में यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये कहा था, व्यक्ति जैसा सोचता है, उसकी जैसी संवेदनाएं होती है, जैसे उसके संवेग होते हैं, जैसे उसकी भावनाएं होती है, जैसे उसकी वृत्ति होती है, उन वृत्ति के अनुसार ही वो कुछ न कुछ देखता है। तो इन्होंने क्या किया था, 10 कार्ड लिए थे। कितने कार्ड लिए थे, 10 कार्ड लिए थे, और 10 कार्ड को 3 कैटेगरी में बांट लिया था, और फिर एक कार्ड को बच्चे को प्रदान किया था, और उसके ऊपर क्या चीज निकल के सामने आता है वो अभी आपको यहां पर लिख के बढ़िया से आपको बताने वाला हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अब अपने इस सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं जो हरमन रोसा ने दिया। तो हरमन रोसा पहले मैं बता चुका हूं कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, और 1921 के अंदर यह सिद्धांत प्रदान किया। कब किया, 1921 में। और इसको मसीह लक्ष्य का सिद्धांत भी कहते हैं, और शाही के धब्बे का परीक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। हरमन रोसा का शाही के धब्बे का परीक्षण सिद्धांत इसका पूरा नाम है, 1921 के अंदर दिया था। और ये खुद कौन थे, एक मनोचिकित्सक थे दोस्तों। क्या थे, मनोचिकित्सक थे। इन्होंने कुल 10 कार्ड लिए थे, 5 तो काले लिए। कितने लिए, 5 काले, 2 लाल और काले। कई गाइडों के अंदर उल्ट पुल्ट दिया रहता है, लेकिन इंथेटिक किताबों में जो दिया हुआ है वही बता रहा हूं मैं, बढ़िया किताबों में। 5 काले, 2 लाल और काले, और 3 जो होते हैं वो अन्य रंग के होते हैं, अन्य रंगे बहुरंगी भी कह सकते हो। जो बालक है उसके सामने एक कार्ड रखा जाता है। बालक के सामने जो निरीक्षक करता है या परीक्षक करता जो होता है, वो उसके सामने एक कार्ड रखता है। बालक के सामने कार्ड रखता है, सामने कार्ड रखा, तो उस पर जो आकृति उभरी ना, उसके ऊपर, उस आकृति के ऊपर वो प्रश्न पूछता है, आकृति कैसी बनी हुई है। बहुत सारे प्रश्न, मैंने तो 2-4 उदाहरण के लिए आपके सामने रखे हैं। आकृति यानी कि उस कार्ड के ऊपर आकृति उभरी रहती है, आकृति कैसी बनी हुई है, इस आकृति को देखकर आपको कैसा लग रहा है, यानी कि आकृति देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, लग रहा है। आकृति में क्या दिख रहा है, आकृति में क्या दिख रहा है आदि बालकों के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और बालकों के लिए कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं होती इसमें। आकृतियों पर अनुक्रिया के लिए बालकों के पास में अनुक्रिया के लिए समय निश्चित नहीं होता। पत्थर को वो उल्ट पुल्ट करके भी देख सकता है, पत्थर को उल्टा सीधा करने पर भी वो स्वतंत्र होता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यही बात मैं आपको कहता हूं, मान लो आप लोग किसी पार्टी में जाते हो, तो पार्टी में सबसे बड़ी आपको क्या देखना चाहते हो, वहां पर कहां पर खड़े होना चाहते हो। दूसरी बात, जब आप डाइनिंग टेबल के ऊपर भोजन करते हो घर के अंदर, और सामने टीवी चल रहा है, तो टीवी के अंदर डिस्कवरी चला दें, और डिस्कवरी के अंदर एक शेर हिरण का शिकार कर रहा है, ठीक है, तो उस समय जब उसको मार रहा है, तो क्या आप लोग भोजन कर पाओगे? जो शुद्ध शाकाहारी है तो वो कहेंगे अरे इसको बंद करो। घर के अंदर जो माँ होती है, बहन होती है, भाभी होती है, क्या ये ऊटपटांग खाने के समय ऐसा सीन लगा दिया। और वहीं पर भी यदि आप खाना खा रहे हो और उस समय बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन वाला कोई टीवी चैनल लगा दो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसकी जगह आप कोई बढ़िया मनोरम भजन वाला लगा दोगे तो भी अच्छा लगेगा। तो आपकी जो भावनाएं होती है वो कैसे है, यहाँ पर भी यही चीज है कि बालक जो है उसके सामने कार्ड रखा जाता है, और उसके ऊपर जो आकृति है उस आकृति को देख के और टीचर सैकड़ों सवाल पूछता है कि इसके अंदर जो आकृति कैसी लग रही है, इस आकृति को देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, उसके बाद में आकृति में क्या दिख रहा है, वो आकृति चल रही हुई है या रुकी हुई है, आकृति के अंदर क्या कुछ स्पष्ट दिख रहा है या अस्पष्ट है, उसमें आपको जानवर दिख रहा है या कोई सांप दिख रहा है या पेड़ पौधा दिख रहा है, उसके अंदर आप कलर से प्रभावित हो कि बिना कलर से। टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो टाइम को नोट करता है भी इस बालक ने ज्यादा टाइम लिया
कि इसने ज्यादा टाइम लिया। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से हर चीज के अंदर बालक के जो भाव होते हैं, मुंह पर जो एक्सप्रेशन है वो कैसे काहे हैं वो भी नोट करता रहता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, उन सारी चीजों का निचोड़ निकाल लेता है और बालक को दोबारा से वो कार्ड दोबारा से उसके सामने रखा जाता है और उसको कहा भी तुमने आकृति देखी, बताओ इसमें आकृति कहां से बनी हुई है, किस साइड के अंदर किस प्रकार की आकृति है। यह भी उससे दोबारा वो जब कार्ड रखा जाता है उसके सामने तो वो भी उससे पूछा जाता है। उसके बाद में निचोड़ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है कि जो एग्जामिनर है उसकी बालक के प्रति क्या सोच है, क्या ये डिसीजन लेट लेता है, क्या उसके अंदर हिंसक भावना है, क्या बालक के अंदर बड़े संवेदनशील है, क्या बालक बड़ा अंतर्मुखी है, क्या बालक बाहरीमुखी है, क्या बालक जो पशुवृत्ति धारण रखता है, क्या बालक छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाता है, क्या बालक बाहरीमुखी होते हुए और प्रकृति से प्रेम करता है। यानी कि इसकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर फिर सारी की सारी चीज बनाई जाती है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है। तो आप देखो यहां पर मैंने ये चीज लिखा है कि परीक्षाकर्ता जो यह देखता है कि बालक ने कितना समय लिया और बालक के चेहरे के भाव कैसे थे, उस कार्ड को कितनी बार उसने उल्टा पुल्टा करके देखा, ठीक है, ये सारी चीजें, और लास्ट में निचोड़ निकाल के और वो बताते हैं। तो अभी हम एक बार आप स्क्रीनशॉट देख लें, उसके बाद में हम आगे बताते हैं कि परिणाम के तौर पर क्या हमारे सामने आता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब इस सिद्धांत का अपने विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, इस सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहता है। और जो हमने आपको बताया कि जो कार्ड दिखाया और कार्ड के अंदर जो आकृति है उसके संबंधित हरमन रोरसा ने क्या नाम दिया है, किस मूवमेंट को क्या नाम दिया है, उसका विश्लेषण करके यहां से प्रश्न आ सकता, आया नहीं है कभी लेकिन भविष्य में आने की संभावना प्रबल है। तो सारगर्भित तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं अपने। तो यदि इस आकृति को देख के इन्होंने डब्ल्यू जो आकृति दी, इस आकृति जो है मान लो ये इन्होंने कार्ड बनाया, ठीक है, इस कार्ड में मान लो ये आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है। तो जो आकृति है डब्ल्यू आकृति जो इन्होंने बनाई, जिसको डब्ल्यू नाम दिया, चित्र को समग्र रूप से जो देखता है, इस चित्र के ऊपर पूर्ण विश्लेषण करता है, पूरी तरह से उस चित्र पर एनालिसिस करता है, उसको उन्होंने डब्ल्यू नाम दिया। जब उन्होंने निरीक्षककर्ता ने अपना एक चार्ट बनाया तो उसमें एक डब्ल्यू कॉलम रखा और देखा कि जिस बालक ने सबसे ज्यादा चित्र को निरीक्षण किया है उसका नाम क्या दिया है, डब्ल्यू नाम दिया है। और किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर जो पेश कर रहा है, किसी चीज को बहुत ज्यादा, यानी कि उस चित्र को देख के, उस कार्ड को देख के और उसके अंदर जो उसको फीलिंग आ रही है, उस चीज के अंदर जो वस्तु देख रहा है और उसको बढ़ा चढ़ा के, कई लोग होते हैं ना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, कईयों के जो पापा जी होते हैं वो 3rd ग्रेड मास्टर होते हैं लेकिन दूसरी जगह जाकर बोलते हैं जी मेरे पापा तो एसडीएम है, ये बात को बढ़ा चढ़ा के, या ऐसे कहेंगे कि लेक्चरार है। उसी प्रकार घर पे जो गाड़ी होती है उस गाड़ी के बारे में ऊपर का वर्जन बताएंगे, कुछ चीज को जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के ओवर कॉन्फिडेंस जैसी बातें करना, मेरे खाते के अंदर तो पड़े हैं जी 7 लाख, कई बार रिश्ता करते हैं तो जमीन होती है 4.25 बीघा और बताते हैं 7 बीघा, ऐसे होता है ना। ये क्या चीज होती है, बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। यहाँ पर इसको क्या कहा गया है, डब्ल्यू कहा गया, डी कहा गया है, क्या कहा गया है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तीसरा है छोटा डी, देखो ये बड़ा डी है, बढ़ा चढ़ा के पेश करना। छोटे डी को चित्र में छोटी सी छोटी बातों पर जो गहराई से देखता है, छोटी सी छोटी बातों को गहराई से उस पर सोचता है, उस पर विचार करता है, उसको क्या नाम दिया है, छोटा डी। मैंने नहीं दिए हैं ये शब्द दिए हैं किसने, हरमन रोरसा ने। उसके बाद में जी एस जो शब्द है ये नाम दिया, जो चित्र है उसमें खाली जगह पर जो प्रतिक्रिया आई है, क्या दी है, खाली जगह पर जो प्रतिक्रिया दी है, खाली स्थान उस पर प्रतिक्रिया दी है, उसको एस का है। लेकिन इसके सिद्धांत को समझने के लिए हरमन रोरसा ने 4 स्थान बांटे हैं अलग अलग। कौन कौन से, कि उस चित्र को देख के स्थिति, तो यहां पर देखो इन 4 बातों से मैंने स्थिति को क्लियर करने की कोशिश की है। स्थिति का मतलब यह है कि वो चित्र की हालात कैसा है, उसकी स्थिति क्या है उसके अंदर। तो कॉमन से उस चित्र को समग्र रूप से देखेंगे एक तो हम, ठीक है, उसकी स्थिति कैसी है, लोकेशन। दूसरा उस चित्र को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, उसके अंदर जो चित्र है। तीसरी बात, चित्र के अंदर छोटी छोटी बातों पर भी देखना, गहराई से देखना। और चौथा, उस चित्र के ऊपर खाली जो स्थान उसको देखना। इससे पता चल जाता है अपनी विषय वस्तु वास्तविक स्थिति। अपने किसी के घर का जब आंकलन करते हैं तो क्या कहेंगे, सबसे पहले तो लोकेशन ढूंढेंगे कि वो घर कहां पर है,
उसके बाद में जो घर है, घर का रंग कैसा खोया हुआ है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या देखेंगे कि घर के आसपास में जो खाली स्थान है या नहीं है, लैंडमार्क ढूंढेंगे, वही देखेंगे ना। तो यहाँ पर चार चीजें देखते हैं, इनके सिद्धांत का विश्लेषण कर सामने आया। दूसरा, विषय वस्तु, उस चित्र के अंदर विषय वस्तु क्या है। तीसरा, उस चित्र में मौलिक चीज क्या है। और चौथी चीज, उसमें निर्धारक तत्व क्या रहे हैं। तो अब विषय वस्तु है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा इंपॉर्टेंट होती है विषय वस्तु। व्यक्ति जो देखता है उसका मूल्य आंकने का प्रयास करता है हमेशा। आपको कार पसंद आ गई, सिंपल सी बात, आपको कार पसंद आ गई, पहले तो आप देखते हो कार सफेद है या काली है या हरी है या नीली है, आपको अच्छी लगी, आपको आंखों को भाई तुलनात्मक अध्ययन किया। लेकिन फिर उसके बाद में आप सोचते हो कि मैं खरीदूं, इसको कितने रुपए लगेंगे इसके, उसके बाद मेरे क्या क्या काम आ सकते हैं, मैं इसको कहां पर रोकूंगा। उसके बाद के अंदर पड़ोसियों के पास में ऐसी कार नहीं होगी या नहीं है, इससे मेरी संपन्नता प्रदर्शित होगी। उसी प्रकार यहां पर विषय जो वस्तु है उसके ऊपर आकलन करना। व्यक्ति ने उस कार्ड के अंदर जो चित्र देखा है उसका मूल्य आंकने का प्रयास करते हैं, उसको विषय वस्तु कहते हैं। अब उसमें क्या देख सकता है, या तो वो मानव देखेगा, क्या देखेगा, मनुष्य को देखेगा। उसको इसने कहा है एच नाम से, क्या नाम है, उसके अंदर एच की आकृति दिखेगी, या पशु की आकृति देखेगी। और पशु को हम क्या कहेंगे, एनिमल, क्या कहेंगे, एनिमल। फिर उसके बाद में मनुष्य, उसको मूवमेंट करता हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या तो घूमता हुआ मिलेगा। यदि मनुष्य घूमता हुआ मिलेगा तो एच के पैर में डी, यानी कि एच के पैर में उसको डी, ये सिंबल दिया है। एच का मतलब एच, और उसके बाद में क्या चीज है, उसके पैर में डी। उसके बाद में चौथा है, मनुष्य के बाद में पशु यदि क्रिया करता हुआ, चलता मूवमेंट करता हुआ मिलेगा तो ए के पैर में डी, ए के पैर में डी, छोटे वाला डी यदि दिखाई देगा तो वो उस चित्र के अंदर ऐसे स्थान पे लिखा हुआ होगा कि यदि वो प्रतिक्रिया करता है चलते हुए मनुष्य पर तो एच के पैर में डी, और यदि पशु पक्षी चलते हुए, पशु यदि चलते हुए मिलेंगे तो ए के पैर में डी दिखाई देंगे। यदि फिर उसके बाद में प्रकृति का नेचर, प्रकृति का मतलब नेचर, तो एन शब्द दिया। मानव को तो क्या बोलते हैं, ह्यूमन, और उसके बाद में पशु को क्या बोल देंगे, एनिमल। क्रियाओं के बारे में बता दिया। प्रकृति को अपने नेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और नेचर में क्या क्या चीज आती है, पेड़ आते हैं, पौधे आते हैं, नदी आती है, पहाड़ आते हैं। तो इनको यदि दिखाई दिया तो एन नाम से देगा। उसके बाद में जड़ पदार्थ, तो उनके लिए क्या है, अदर थिंग्स, अदर थिंग्स। ओ का मतलब, तो यहां पर जो चीज दिखाई दे रही है ओ के अंदर, तो ओ जो है अदर थिंग। जड़ पदार्थ के अंदर बहुत सारे जड़ पदार्थ, जैसे कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, इनको क्या चीज है, उसको बोलेंगे अपने। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आई होगी, अदर थिंग्स भी आपको समझ में आएगी। इसको कई बार एक और भी रहेगी शायद, नहीं वही जो था वो बता दिया। और अब उसके बाद में ये सारी चीजें हैं विषय वस्तु के अंदर है। किसके अंदर है, विषय वस्तु के अंदर है। क्या चीज है, विषय वस्तु के अंदर दिखाया गया है। ओ को अदर थिंग्स या ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको, अदर थिंग्स या इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अदर थिंग्स या ऑब्जेक्ट अपने कहते हैं, अदर थिंग्स या अन्य वस्तुएं या ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्ट का मतलब जो उसमें भौतिक वस्तु है, जैसे कूलर है, फ्रिज है, ये चीजें दिखाई दे। तीसरी चीज है मौलिकता। मौलिकता में क्या कहा है, अधिक लोग एक जैसा उत्तर दें। आपको पता है इसका मतलब प्रत्येक आदमी 80% की एक ही बात रहती है। मौलिकता मतलब मूल बात, उस चित्र की मूल बात क्या है, मौलिकता, उसको बोलते हैं ओ। किस नाम से, ओ नाम से प्रेजेंट किया गया है। किस नाम से प्रेजेंट किया गया है, उसको ओ नाम से, ओ नाम से प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद में यह कहा गया है कि निर्धारक तत्व क्या है। निर्धारक तत्व क्या चीज है भाई, इसके अंदर क्या क्या चीज निर्धारित करती है। मैं सारी चीज, सबसे पहले स्थिति, भाई उस कार्ड में क्या है। दूसरी बात, उसमें विषय वस्तु क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको दिख सकती है, उसकी विषय वस्तु क्या क्या चीजें हो सकती है, और उनको नाम दे दिया भी, आप इन बातों पर ही सोचोगे। उसके बाद में मौलिकता, यानी कि उसके अंदर जो मूल तत्व है, उस चित्र का जो मूल तत्व है उसके बारे में सोचेगा। चौथा, निर्धारक, निर्धारित कौन करता है, यानी कि निर्धारित करता है उसके अंदर जो चित्र दिए हुए हैं उनको बता कौन रहा है, गाइड कौन कर रहा है आपको, कहां से आपको सोर्स मिल रहा है, डब्बे में खास बात देखने में किसने सहायता की, हेल्प की आपकी, उसके बारे में। अब उसके बाद में
धब्बे की शक्ल एफ, उसके बाद में जो धब्बे की शक्ल है उसको एफ नाम से प्रेजेंट किया, यानी कि जो चित्र के अंदर जो धब्बा दिखाई दे रहा है उसको किस नाम से प्रेजेंट किया है, एफ नाम से। उसके बाद में यदि उसके अंदर रंग है उस रंग को सी नाम से, और गति जो है उसके अंदर जो चित्र गति कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसको एम नाम से, क्या है, एम नाम से। और रंगों में यदि उतार चढ़ाव बादल होते हैं ना, उसमें कहीं पर उतार होते हैं, कहीं चढ़ाव होते हैं, कभी हिलती हुई चित्र देख रहे हैं तो उसे उसको के नाम से, क्या किस नाम से, उतार चढ़ाव है उसको के नाम से दर्शाया गया। के का मतलब क्या होता है, शेडिंग, क्योंकि के साइलेंट है तो शेडिंग बोलते हैं इसको। गति को मूवमेंट आपको पता है। उसके बाद में रंग को कलर बोल रहे हैं। धब्बे की जो स्कल है, फेस, उसको एफ नाम से बोल रहे हैं। तो ये निर्धारक तत्व है कि उस वस्तु के बारे में कौन क्या बता रहा है। सबसे पहले किसने सहायता की, धब्बे की शक्ल ने, है ना, धब्बे की शक्ल ने। उसके बाद में रंग ने, रंग के आधार पर अंदाजा लगाया, ये हमारे हेल्पफुल, हमने सहायता कर रहे हैं। उसके बाद में चित्र में गति कौन कर रहा है, उसने हेल्प की। उसके बाद में रंग में उतार चढ़ाव है, उसने हमारी हेल्प की। इन चीजों ने हमारी हेल्प की है उस चित्र को जानने के लिए। किसके लिए, जानने के लिए, हमारी जो साथ दिया है। इन बातों से कई बातें हमारे सामने निकल कर आती है। ये कॉलम जो है, ये चारों कॉलम जो मैंने आपको बताए, इनको देखने के बाद में हमारे सामने कई बातें हमारे सामने आती है। आप लोगों को पता है कि इसका जो मेन आधार होता है, जो मेन आधार होता है किसका, जो आपको बता रहा हूं, इसका संख्या मेन चीज है। यानी कि ये सारी संख्याएं काउंट होती है। ये देखो सारी की सारी संख्याओं, यानी कि मेन आधार क्या होती है, संख्या। संख्याओं को काउंट किया जाता है, उस संख्या के आधार पर अंदाजा लगाया जाता है कि बालक कैसा है। यदि W जो है, W की संख्या छोटे d और बड़े d से अधिक है, किसकी, दोबारा सुनो, यदि चित्रों के अंदर काउंट कर ली, सारी आंकड़े हमने काउंट कर लिए ये, ठीक है, और उनमें जो आंकड़े हैं उनमें से W जो आंकड़ा है वो D और D, बड़ा D और छोटा D, ये देखो छोटा D है और ये क्या चीज है, बड़ा D है। और इनसे क्या ज्यादा आ जाए, इनसे ज्यादा क्या आ जाए, W ज्यादा आ जाए, ये ऊपर वाला W ज्यादा आ जाए, तो वो जो बालक है वो कैसा होगा, कैसा होगा वो बालक, वो बालक बुद्धिमान होगा, अधिक परिपक्व होगा। क्या होगा, अब मैं आपको सिंपल सी बताऊं, W में क्या है, यानी कि कहने का मतलब जो चित्र को समग्र रूप से देखकर उत्तर देगा, बहुत सारगर्भित तरीके से उत्तर देगा। आप लोगों ने भी किसी भी छात्र के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना हो, घर पर भी एक्सपेरिमेंट करना हो किसी के ऊपर, तो आप कर सकते हो कि चित्रों के अंदर W का प्रयोग ज्यादा होगा चित्र की समग्रता को देखकर, यदि वो कहता है, और किससे ज्यादा हो, इन संख्याओं से, D, छोटा d और बड़े D से, तो वो बुद्धिमान होगा, वो परिपक्व होगा, बहुत ही शानदार उच्च दर्जे का शांत व्यक्ति होगा वो। और यदि यदि C, इसमें C जो लिखा हुआ है, C की जो संख्या है M से अधिक हो, C की संख्या M से अधिक हो तो बहिर्मुखी होगा। किसकी, C की संख्या यदि M से अधिक हो, किसकी संख्या, C की संख्या M से अधिक हो, M से अधिक हो तो क्या होगा, वो बहिर्मुखी, क्या होगा, बहिर्मुखी होगा वो। क्या होगा जी, वो बहिर्मुखी होगा, क्योंकि C क्या चीज है, C किसको दर्शा रहा है, कलर को, यहां पर दिखा रहा हूं ना, C का मतलब क्या है, कलर है। तो यानी कि जो C की, यानी कि कलर को महत्व दे रहा है, ठीक है, कलर को, और C ज्यादा M से भी अधिक आ रहा है तो वो बहिर्मुखी होगा। वो क्या होगा, बंदा बहिर्मुखी होगा। जब ये औरतें होती है ना, वो कलर पर बड़ा ध्यान देती है, और औरतें बहुत बातों नहीं होती है, बहुत बातें करती है, कितने सारे आसपास के बहुत जल्दी क्लोज, बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेती है। इसके पीछे भी यही कारण है। और यदि M C से अधिक हो, M C से अधिक हो तो अंतर्मुखी होगा। यानी कि M जो है, M क्या चीज हो, C से अधिक हो। M किससे अधिक हो, M C से अधिक हो, M किससे अधिक हो, C से अधिक होगा तो क्या होगा, M C से अधिक होगा तो वो अंतर्मुखी होगा। क्या होगा, वो अंतर्मुखी होगा, याद रहेगा। अब अपने बात करें कि K की यदि अधिकता हो, हमने K नीचे लिखा हुआ है, यदि K की अधिकता हो
तो व्यक्ति चिंतित रहेगा, क्या रहेगा, निराशावादी रहेगा। उसके बाद में उदास रहने वाला होगा के, और के कहां पर है, ये देखो उतार चढ़ाव, जो उतार चढ़ाव यानी कि बार बादलों की तरह, बादल जो एक जगह ठहरते नहीं है ना, कभी इधर हो गए, कभी सफेद हो गए, कभी काले हो गए, कभी आगे चल गए, है ना। जैसे हिलते हुए पेड़ पौधे, जैसे हिलते हुए क्या चीजें, कपड़े, ये सारी चीजें बार बार जो रंग बदलने वाले, जैसे गिरगिट, ये सारी चीजें जो होती है के की अधिकता वाले जो व्यक्ति होते हैं जिसमें के दिखाएंगे वो चिंतित निराशावादी होंगे। एम यदि अधिक है, क्या चीज है, यदि एम की संख्या अधिक है तो वो कल्पनाशील होगा। जिसमें एम की मात्रा अधिक होगी तो जो बालक है वो अत्यधिक कल्पनाशील होगा। क्या होगा, एम अधिक है तो वो क्या चीज होगा, कल्पनाशील होगा। और एम हमने पहले बता ही दिया, एम किसको दिखा रहा है, एम दिखा रहा है गति को, मोशन को, मूवमेंट को, मोशन को। तो एम जिसमें अधिक होगी वो किसको दिखाता है, कल्पनाशील। बहुत सारे आदमी होते हैं कल्पनाशील होते हैं, क्या होते हैं वो, कल्पनाशील होते हैं। तो दोस्तों इन बातों के आधार पे पता चलता है कि व्यक्ति क्या सोचता है, किस प्रकार रहता है। यही सारी हैं। हरमन रोरसा ने संख्या के ऊपर इन सारी संख्या पर बल दिया। प्रश्न आ सकता है कभी न कभी 100% आएगा कि हरमन रोरसा ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें किस पर बल दिया है, संख्या के ऊपर बल दिया है। किसके ऊपर और किसको क्या कहा है, यह भी आपको सारगर्भित तरीके से दोस्तों मैंने बता दिया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये सिद्धांत आज एक ही याद कर लें। कल मैंने दूसरा जो CIT वो और टेट वाला वो दोनों जो सिद्धांत हैं वो दोनों कल बता दूंगा। और उसके बाद में कल ये भी जो व्यक्तित्व मापन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर दूंगा। दोस्तों रोजाना पढ़ा करो, मैं बार बार कहता हूँ आपके बड़े भाई की तरह से पढ़ा करो, नोट्स बनाया करो। जितनी मेरे से हेल्प हो रही है मैं आपकी हेल्प करूंगा, अन्य सब्जेक्टों में भी हेल्प करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।